Hello everyone, this is Kamalkant welcoming you all at iStudy online platform. So students, आज हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ योर क्वांटम मैकेनिक्स. क्लियर? तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर देखिए आपके पास क्या चीज़ है. हम लोग जो है यहाँ पर चीज़ों की बारीकी पर जाते हैं कि आपके पास अगर सिंपली एक वर्ड देखा जाए कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, क्योंकि हमारी जो जनरल आदत रहेगी चैप्टर्स को पढ़ने की या चैप्टर्स को अप्रोच करने की, वो हमेशा कैसी होगी कि आप सबसे पहले जो भी आपके पास चैप्टर प्रेजेंट है इस चैप्टर के बारे में जानो, कि आप उस चैप्टर के नाम के बारे में जानो कि एक्चुअल में वो चैप्टर का नेम जो है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि आपके पास आधी से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो तब समझ में आनी शुरू हो जाती है जब आपको ये पता हो कि आप एक्चुअल में पढ़ किस चीज़ के बारे में रहे हैं. क्लियर? तो मेरा यहाँ पे मेन फंडा क्या रहेगा, सबसे पहले चैप्टर के नेम को डिफाइन करना, और चैप्टर के नेम को डिफाइन करने के साथ साथ ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि आपके पास जो ये वर्ड है या ये ब्रांच है ये कहाँ से आई, क्यों आई, किस लिए आई, और इसको आपने फिर कैसे धीरे धीरे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. तो हमारा इस पूरे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात रहेगी कि सबसे पहली चीज़ कि आपके पास जो ये ब्रांच है हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी. सेकंड, हमारा इसके अंदर मेन फोकस क्या होगा कि आपको चलो इस ब्रांच की ज़रूरत तो पड़ी, आप इसको ले भी आए, अब आप इसे अप्लाई करना कैसे सिखाओगे. चलो आपने इसे अप्लाई करना भी सिखा दिया, तो अब आप इसके रिजल्ट्स को यूज़ कैसे करोगे. तो हमारा इस पूरे चैप्टर के अंदर ये काम रहेगा कि ये आया क्यों, इसको लाया कैसे गया, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, और आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे उनका यूज़ कैसे होगा. क्लियर? तो हम इन चार चीज़ों के बारे में इस पूरे चैप्टर के अंदर बात करेंगे. तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि जो आपके पास वर्ड है क्वांटम मैकेनिक्स, इस वर्ड के अंदर जो यहाँ पे वर्ड है क्वांटम, ये एक्चुअली वर्ड कहाँ से आया है, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड क्वांटा. क्लियर? एंड क्वांटा वर्ड का मतलब आपके पास यहाँ पे क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज पैकेट ऑफ एनर्जी. दिस इज कॉल्ड एज पैकेट ऑफ एनर्जी. तो आपको सिंपली क्या करना है, इस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एनर्जी के बारे में स्टडी करना है कि आपके पास किसी भी चीज़ की जो एनर्जी है वो किस तरह से होगी, कहाँ से आएगी, कहाँ जाएगी, क्या कर सकते हैं, उसके यूज़ कहाँ कहाँ हो सकते हैं, आप उस एनर्जी के अंदर आप किस तरह के गैजेट्स को परफॉर्म करवा सकते हैं, कौन सी नई चीज़ों की डिस्कवरी की जा सकती है. तो ये पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो उसी चीज़ के साथ रिलेटेड होगा. क्लियर? तो अब हम लोग हमारे यहाँ पे बेसिक अप्रोच शुरू करते हैं कि जो ये वर्ड है क्वांटम या ये क्वांटम मैकेनिक्स जहाँ से आया आपके पास, या इस पैकेट ऑफ एनर्जी को डिफाइन करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी. तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोगों ने क्या किया, कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू किया. जैसे ही हमने चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू किया तो हमारे पास क्या हुआ कि उन चीज़ों को पढ़ने में डिफ़िकल्टीज आनी शुरू हो गई, और जब उन चीज़ों को पढ़ने में डिफ़िकल्टीज आनी शुरू हो गई तो हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग साइंटिस्ट की थ्योरीज को, अलग अलग रूल्स को यूज़ करना शुरू कर दिया. क्लियर? मान लीजिए अब आपके पास सिंपल सी एक चीज़ है, क्या कि आपके पास मैंने एक फुटबॉल रख दी. अब कोई पर्सन बैठा है, वो उस फुटबॉल को देखे जा रहा है जब बच्चे उसको खेल रहे हैं. अब वो ये क्या देख रहे हैं कि ये फुटबॉल जो है बच्चे कभी उसको किक करते हैं तो वो यहाँ से वहाँ चली जाती है, वहाँ पे कोई स्टूडेंट किक करता है तो वो बॉल वहाँ से यहाँ आ जाती है. तो उस पर्सन ने बैठे बैठे दिमाग में क्या सोचा कि ये बॉल जो है दिस इज इन मोशन, दिस बॉल इज इन मोशन. क्लियर? कि ये बॉल जो है आपके पास गति कर रही है, मोशन कर रही है, चल रही है. क्लियर? तो इसने क्या बोला कि इस बॉल के मुझे मोशन के बारे में पढ़ना है. सबसे पहली चीज़ उसके दिमाग में ये आई कि मुझे इस बॉल के मोशन के बारे में पढ़ना है कि मैं ये प्रिडिक्ट कर सकूं कि अब अगर किसी पर्सन ने किक लगाया है तो थोड़ी देर के बाद वो बॉल मुझे किस पोजीशन के ऊपर मिलेगी, ताकि मैं उसके मोशन को आसानी से स्टडी कर सकूं और आपको पहले प्रेडिक्ट कर सकूं कि अगर इतनी फोर्स के साथ इस बॉल को किक किया जाता है इस डायरेक्शन के अंदर तो ये बॉल इतनी देर के बाद यहाँ पहुँच जाएंगी. तो हमने यहाँ पे क्या किया, फ्यूचर प्रेडिक्शंस करना शुरू कर दिया. तो सबसे पहली चीज़ मेरे पास क्या थी, मुझे उसके मोशन के बारे में पढ़ना था. सेकेंड, उन्होंने क्या बोला कि जब कोई पर्सन इसे किक करेगा, किक करने पर क्या इसमें कोई चेंजेस आएंगे
और अगर इसमें जो चेंजेस आएंगे तो वो मेनली चेंजेस आपके पास किसके देखने को मिलेंगे, इस बॉल की एनर्जी के। तो सबसे पहले उस पर्सन ने क्या बात की कि मुझे अगर कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में बात करनी हो तो मुझे उसके मोशन और उसकी एनर्जी के बारे में बात करनी पड़ेगी। और अगर मैं मोशन और एनर्जी के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास दो वेल नोन लॉज होते हैं। कौन कौन से? आपके पास किसी भी बॉडी के मोशन को स्टडी करने के लिए कौन से लॉज का यूज किया जाता है? दोज आर कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। दीज आर कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। आपके पास क्या थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? डू यू रिमेंबर? आपके पास सबसे पहले आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, after that we have second law of motion, after that we have third law of motion, जिसके अंदर आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला जाता था कि अगर आपके पास कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगी अनटिल उसके ऊपर कोई भी आप फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। मीन्स ये चीज़ है कि मेरे पास यहाँ पर ये एक मार्कर है, इस मार्कर के लिए अगर मैं कोई फोर्स इस पे नहीं लगा रहा हूँ, किसी भी तरह का हम इसके ऊपर चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये मार्कर जैसे हमने रखा है वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। क्लियर? अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने इसके ऊपर जैसे ही फोर्स लगाया तो ये मार्कर जो है वो हिलना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसके ऊपर क्या लगाया है? फोर्स। और जैसे ही फोर्स लगाते ये मार्कर हिलना शुरू हुआ तो इसका मतलब आपके पास ये बॉडी रेस्ट पे थी जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया गया, और ये बॉडी अगर चल रही है तो ये कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी जब तक हम इसे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? इसी तरह अगर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो वो आपके पास क्या था? दैट इज फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी is always equal to mass into acceleration, that is the mass of that body multiplied by acceleration of that body। कि आपके पास फोर्स लगाने के बाद उसकी एक्सेलरेशन क्या रहेगी। तो आपके पास क्या आ गया कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर? सेम इसी तरह से आपके पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? दैट इज एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन। एक्शन जो है वो हमेशा क्या होगा? रिएक्शन के इक्वल होगा। मतलब अगर आप लोग किसी भी चीज को किक करते हो तो वो चीज आपको भी किक करती है बैक। जनरली देखना, आप अगर किसी बॉल को किक करते हो, जितना जोर से आप किक करोगे उतना ही आपका पैर भी जो है वो हर्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि उतना ही आपके पास फोर्स जो है वो किसने लगाया? बॉल ने आपके ऊपर लगाया। क्योंकि हमने जो उसके ऊपर एक्शन किया उस बॉल ने उतने ही जोर से क्या किया? आपके पास रिएक्शन दिया। जितना पोलाइटली हम उसे किक करेंगे उतना ही हमारे पैर को हर्ट जो है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि हमने उसे हर्ट नहीं किया तो वो हमें हर्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो ये तीन लॉज ऑफ मोशन थे कि जब कभी भी आपको किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में स्टडी करना होता है तो आप बेसिकली किसके ऊपर काम करते हो? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आती है कि अगर हमें कभी भी एनर्जी के रिलेटेड काम करना होता है, अगर हमें कभी भी एनर्जी के रिलेटेड काम करना होता है तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं? अ थ्योरी इज यूज्ड विच इज कॉल्ड एज मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। दैट इज वी हैव मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब ये मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या करती है? आपके पास किसी भी बॉडी के लिए उसकी एनर्जी को स्टडी करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो हमने क्या बोला कि एक पर्सन था, उस पर्सन ने इस बॉल के ऊपर ये दो चीज़ों को क्या किया? स्टडी करने की कोशिश की। जब उसने इनके ऊपर स्टडी करने की कोशिश की तो उसने इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू किया। कौन कौन सी चीज़? फर्स्ट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड इज द मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो आपके पास पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड करती है? ईएम रेडिएशंस के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर। क्लियर? तो इन्होंने बोला कि आपके पास जो दो प्रॉब्लम्स थी उन दो प्रॉब्लम्स को हल करने के सॉल्यूशन आपके पास आ गए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। क्लियर? और फिर हमने क्या बोला कि एक ऐसी ब्रांच, द ब्रांच ऑफ
chemistry, the branch of chemistry which deals with the study of which deals with the Newton's law of motion, Newton's law of motion and Maxwell's electromagnetic wave theory, Maxwell's electromagnetic wave theory is called as क्लासिकल मैकेनिक्स। कि हमें क्या बोला गया कि हमारे पास एक बॉल थी, उस बॉल को देख के हमारे मन में क्या आया कि आपके पास जो ये बॉल है, हमें इस बॉल का मोशन और एनर्जी को स्टडी करना है। तो जब हम मोशन को स्टडी करने की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, मैक्सवेल्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और जब कभी भी हमारे पास एनर्जी को पढ़ने की बात आती है तो हमारे पास क्या आता है, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो हम लोग सिंपल से क्या बोलते हैं कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इन दो चीजों का यूज करते हो, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज द क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लियर? तो हमने क्या किया, अलग अलग चीजों के ऊपर इन्हें अप्लाई किया और हर एक चीज के लिए इनको स्टडी करना शुरू किया। तो हम लोग मैक्सिमली आपके पास क्या बोलते हैं कि हमें किसी भी बॉडी के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी वो ये दोनों थ्योरीज मिलके क्या करती थी, ऑलमोस्ट आपको प्रोवाइड करवा देती थी। परंतु फिर भी आपके पास सिंपली क्या बोला जाता है कि कोई भी चीज चाहे जितनी मर्जी परफेक्ट हो जाए, फिर भी उसके अंदर कहीं ना कहीं पर डिफेक्ट रह ही जाता है। तो हमने यहाँ पर भी क्या बात की, जब हम अलग अलग चीज़ों के ऊपर ये क्लासिकल मैकेनिक्स को लगा करके उनकी मोशन और उनकी एनर्जी के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो आपके पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स आए जिनके ऊपर जब हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को अप्लाई किया तो उनके रिजल्ट जो है वो आपके पास एक्यूरेट नहीं आ रही थी। क्लियर? तो हमारे पास क्या बोला गया कि इसका मतलब अगर उनके रिजल्ट्स आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ मैच नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी या तो थ्योरीज के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है या आपकी अप्रोच में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो सिंपल सी बात है कि आपके पास दुनिया की इतनी सारी चीज़ों के ऊपर ये थ्योरीज तो लग रही हैं बट कुछ पार्टिकल्स के ऊपर ये थ्योरी नहीं लग रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास ये थ्योरीज तो गलत नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी अप्रोच के अंदर ही क्या है, गड़बड़ी है। तो हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आएगा वो क्या आएगा, दैट इज द डिस्कशन ऑफ फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। कि आपके पास जो ये क्लासिकल मैकेनिक्स है वो एक्चुअल में फेल कैसे हुआ। क्लियर? दैट इज द फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। Let us discuss about this. Failure of classical mechanics। अब देखिए, सबसे पहली चीज जो फेलियर के अंदर आपको स्टडी करनी है वो क्या है यहाँ पर, कि आपके पास जब कभी भी किसी भी बॉडी के ऊपर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को अप्लाई किया जाता था तो हमारे पास मैक्सिमम चीज़ों के अंदर वो रिजल्ट्स जो हैं वो आपके पास जो थ्योरीज हैं वो एकदम परफेक्ट रिजल्ट्स देती थी और आपके एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के साथ वो रिजल्ट्स भी मैच करते थे। क्लियर? बट कुछ पार्टिकल्स ऐसे आए जिनके ऊपर आपका क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया, इसके अंदर फेलियर आ गया। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वो पार्टिकल्स कौन थे।
और उन पार्टिकल्स के अंदर मेजरली आपके पास जो पार्टिकल्स थे दोज आर द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा, कि आपके पास ये ऐसी चीजें थी जिनके ऊपर जब हम अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स कह लें या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को अप्लाई करते हैं, तो ये पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो अपना रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर पाती है। द क्लासिकल मैकेनिक्स फेल्स हियर। क्लियर? तो यहाँ पे अब बात ये चली कि जब कभी भी हमने मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, मैक्रोस्कोपिक मीन्स एक ऐसी बॉडीज जिनका साइज जो है वो क्या हो, बहुत बड़ा हो, अगर हम लोग कभी भी मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के बारे में बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज मीन्स द बॉडीज ऑफ लार्ज साइज, तो उनके ऊपर जब हमने क्लासिकल मैकेनिक्स को अप्लाई किया तो आपके रिजल्ट्स जो है वो क्या आए, बिल्कुल परफेक्ट। बट इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप लोग किसी माइक्रोस्कोपिक बॉडी के बारे में बात करते हो, माइक्रोस्कोपिक बॉडी मीन्स द बॉडी ऑफ स्मॉल साइज, अगर आप माइक्रोस्कोपिक बॉडी के बारे में बात करते हो तो इस पे जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो क्या हो जाती है, फेल। क्लियर? तो आपके पास एक सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे ये बोला गया कि क्लासिकल मैकेनिक्स इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द मैक्रोस्कोपिक बॉडीज बट इट विल नॉट गिव सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट ऑन द माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। क्लियर? कि आपके पास जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज है इन पे तो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स और इसके ऊपर तो आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, बट जब आपके पास बॉडीज के साइज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, लाइक इलेक्ट्रॉन का साइज, लाइक प्रोटॉन का साइज, लाइक न्यूट्रॉन का साइज, लाइक एटम्स का साइज, लाइक स्मॉल मॉलिक्यूल्स का साइज एटसेट्रा, जब आपके पास इनके साइजेस बहुत स्मॉल हो जाते हैं तब आपके पास जो क्लासिकल मैकेनिक्स हैं वो सेटिस्फैक्टरली रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। क्लियर? तो पहला फेलियर तो आपके पास क्या आया कि क्लासिकल मैकेनिक्स को मैक्रोस्कोपिक बॉडीज लाइक फुटबॉल, अ नॉर्मल बॉल, अ स्टोन, ऐसी बॉडीज जो हमें क्लियरली विजिबल हों, अगर उनके ऊपर लगाया जाता है तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहीं फेल नहीं होगी, बट जैसे ही बॉडीज के साइज छोटे होंगे वैसे ही क्लासिकल मैकेनिक्स अपना फेलियर दिखाना शुरू कर देगी। क्लियर? तो आपके पास सबसे पहला पॉइंट ये था। अब सेकंड पॉइंट देखिए आपके पास क्या है। अगर हम लोग बात करते हैं कि चलो क्लासिकल मैकेनिक्स हर जगह अप्लाई हो जाएगा, मैं अभी इस पॉइंट को नहीं मानता कि ये मैक्रोस्कोपिक पे लगेगा, माइक्रोस्कोपिक पे नहीं लगेगा। मैं ये मान रहा हूं कि आपके पास जो ये क्लासिकल मैकेनिक्स है ये हर तरह की बॉडी के ऊपर लग जाएगा। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग वी कैन फाइंड द पोजीशन एंड मोमेंटम of a body accurately, simultaneously, तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोलती है कि आप किसी भी बॉडी के लिए उसकी पोजीशन और उसकी मोमेंटम, इन दोनों चीजों को एक साथ बिल्कुल एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हो। लाइक अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं तो यहां पे आपको ये चीज बोली गई है, मोमेंटम का मतलब यहां पे क्या आ गया, मास इनटू वेलोसिटी। मास तो नो डाउट हमें चीज का पता ही होगा, मतलब हम उसकी वेलोसिटी एक्यूरेटली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इस चीज को मैं बाय एग्जांपल समझाता हूं कि हम लोग कैसे इसको एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं या बहुत ही कम एरर के साथ इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे,
जनरली मैं एग्जांपल लेता हूं क्रिकेट की। अगर आप लोगों ने कभी क्रिकेट देखा हो तो इसमें जैसे ही वो बॉलर जो है ये बॉल फॉल करता है, जैसे ही बॉलर ये बॉल डालता है, बॉलर के बॉल डालते ही आप लोग क्या देखते हो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो उसने बॉल डाली है उस बॉल की वेलोसिटी एक्यूरेटली फाइंड करके वो बता देते हैं। उसी वक्त मशीन्स ऐसी हैं जो उनकी वेलोसिटी जो है वो बिल्कुल एक्यूरेटली आपको कैलकुलेट करके बता देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी फाइंडेशन का मतलब कि आपको ये पता है कि उस वक्त वेलोसिटी की उस वक्त बॉल की स्पीड कितनी है। सेकंड, आपको ये पता है कि उस वक्त बॉल किस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब आप उसके पोजीशन के बारे में भी साथ में क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो। तो आपने क्या किया, उस बॉल की एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम मीन्स एग्जैक्ट वेलोसिटी उसकी क्या की एक साथ कैलकुलेट कर ली, वो भी बिल्कुल एक्यूरेटली। बट अगर आपको याद हो या ध्यान हो अपने पुराने टॉपिक्स के अंदर, आपके पास एक कंसेप्ट होता है विच इज कॉल्ड एज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। द कंसेप्ट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी principle. What is this principle? According to this principle, for any microscopic body, किसी भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए आप उसकी पोजीशन और मोमेंटम जो है वो कभी भी एक साथ एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। अगर आप उसकी पोजीशन को कैलकुलेट करने जाओगे तो उसके मोमेंटम के अंदर कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी या एरर आ जाएगी, और अगर आप उसके मोमेंटम को एक्यूरेटली कैलकुलेट करने जाओगे तो उसकी पोजीशन के अंदर कहीं ना कहीं आपके पास अनसर्टेनिटी या एरर आ जाएगी। तो आपके पास हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, the exact position and momentum of a microscopic body cannot be determined simultaneously, cannot be determined simultaneously। कि आप लोग क्या है, किसी भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए, किसी भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम जो है वो एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, वी कांट फाइंड। जबकि आपके पास जो ये क्लासिकल मैकेनिक्स है ये तो क्या बोलती है कि आप किसी भी चीज़ की पोजीशन और मोमेंटम जो है उसे एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हो। ये चीज़ आपके पास कहाँ से आई, फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स। बट हमें ये चीज़ पता है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि आपके पास किसी भी बॉडी की जो माइक्रोस्कोपिक बॉडी है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम जो है वो आप लोग एक साथ कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। मीन्स कि अगर आपने उसकी एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट की तो मोमेंटम में प्रॉब्लम आ जाएगी, और मोमेंटम फाइंड आउट किया तो आपके पास उसके पोजीशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। क्लियर? तो आपके पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज द वेल प्रूव्ड रिजल्ट, कि आपके पास ऐसा होता है, हम ये मान नहीं सकते हैं। क्लियर? तो हमारे पास क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये चीज कह रही है, बट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के ऊपर आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो काम नहीं करेगी। तो वंस अगेन हमने क्या प्रूव कर दिया कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो आपकी माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के ऊपर कभी भी काम नहीं करती है। क्लियर? अब इसके बाद आते हैं इसके थर्ड फेलियर के ऊपर कि आपके पास एक्चुअल में इसका थर्ड फेलियर क्या है।
अब थर्ड फेलियर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी कंसेप्ट। तो यहां पे हम लोग सिंपल सी बात क्या बोलते हैं, थर्ड पॉइंट, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, according to classical mechanics, the energy absorbed or emitted by a body takes place continuously, that is according to the classical mechanics कि आपके पास the energy absorbed or emitted by a body always takes place continuously। मतलब आपके पास कोई भी बॉडी जो है वो कितनी भी अमाउंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है, कितनी भी अमाउंट की एनर्जी को रिलीज कर सकती है। उसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि आपके पास इस बॉडी ने इतनी ही अमाउंट की एनर्जी को यूज करना है या इतनी ही अमाउंट की एनर्जी को वो क्या कर सकती है, अपने आप में से एमिट कर सकती है। वो आपके पास कितनी भी अमाउंट की एनर्जी को वो क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। क्लियर? बट अगेन वहां पर क्या दिक्कत आ गई, द नेक्स्ट लॉ विच इज अगेन अ वेरी वेल नोन लॉ नॉन एज प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। व्हाट इज प्लैंक्स रेडिएशन लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the absorption or emission of energy by a body takes place discretely means not continuously, and the energy absorbed or emitted discretely is in the form of packets known as photons, that is packets of energy, known as photons or quantas, which are known as the packets of energy. And the value of energy, the value of these packets are given by E is equal to NH nu तो आपके पास देखो सिंपल सी चीज यहाँ पे क्या आई कि आपके पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग चल रहे थे क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर कि आपके पास जब कभी भी कोई भी बॉडी जो है वो अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है या एनर्जी को एमिट करती है
तो वो कॉन्टिन्यूसली कर सकती है, मीन्स लगातार कर सकती है, कितनी भी अमाउंट में कर सकती है। हो सकता है वो 1 अमाउंट हो सकता है 2 अमाउंट हो सकता है 2.5 अमाउंट हो सकता है 3 अमाउंट हो, कितनी भी मात्रा हो सकती है। परंतु आपके पास प्लांक्स रेडिएशन लॉ क्या बोलते हैं कि आपके पास जो ये एब्जॉर्प्शन या एमिशन होगा एनर्जी का बाय अ बॉडी इज ऑलवेज टेक्स प्लेस डिस्क्रीटली। ये कभी भी ऐसे नहीं है कि कभी भी इसने जितनी मर्जी ले ली और जितनी मर्जी दे दी। ये हमेशा क्या करेगा, अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो एक फिक्स अमाउंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, अगर ये बाहर निकालेगा तो एक फिक्स अमाउंट की एनर्जी को बाहर निकालेगा, और वो फिक्स अमाउंट की एनर्जी को क्या बोला जाता है, पैकेट के फॉर्म। और वो पैकेट्स को जनरली क्या नाम दे दिया इन्होंने, फोटॉन्स। दैट इज द पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एज द फोटॉन्स। और उन फोटॉन्स की जो वैल्यू है या इन पैकेट्स की जो वैल्यू है एनर्जी की, वो कितनी होती है, NH के बराबर होती है। जहां पे n आपके पास है कोई भी एक नंबर, दैट इज n इज इक्वल टू 1 2 3 4। मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स रेडिएशन लॉ आपके पास या तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो h के बराबर होगी, या तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो 2h होगी, या तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो 3h होगी, या जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो 4h होगी। आपके पास कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 3/2h अमाउंट की एनर्जी जो है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, या कभी भी आपके पास ऐसा नहीं होगा कि 5/4h अमाउंट की एनर्जी को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा आपके पास कभी भी नहीं होगा। बट क्लासिकल मैकेनिक्स आपके पास क्या बोलते हैं कि आपके पास कोई भी बॉडी जो है वो कितनी भी अमाउंट की एनर्जी को जो है वो एब्जॉर्ब कर सकती है, चाहे वो आपके पास इस तरह से हो, चाहे वो आपके पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में हो। बट अ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ इज अगेन अ वेरी वेल नोन लॉ विच कैन नॉट बी प्रूव दैट दिस इज अ रॉन्ग। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये आपके पास क्या होगा, गलत होगा। तो सिंपल सी चीज़ है आपके पास कि प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के अकॉर्डिंग तो ये चीज़ है, बट क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ है। और प्लैंक्स रेडिएशन लॉ इज़ अ वेरी वेल नोन लॉ जिसको हम लोग ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं। तो इसका मतलब आपके पास क्या होता है कि यहाँ पर फिर क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए काम नहीं करता। तो हम लोगों ने फिर सिंपल सी राय क्या दी कि ये जो आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स का काम है ये मैक्रोस्कोपिक में तो हो जाता है, बट ये काम माइक्रोस्कोपिक बॉडीज जो है वो नहीं करती हैं। माइक्रोस्कोपिक बॉडीज जो है वो नहीं करती हैं, जबकि आपके पास ये वाली जो चीज़ है दैट इज ऑलवेज डन बाय द माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। कि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज ऐसे नहीं हैं कि कितनी भी अमाउंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले या कितनी भी अमाउंट की एनर्जी को एमिट कर दे। वो हमेशा क्या करेंगे, एक फिक्स अमाउंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी या फिक्स अमाउंट की एनर्जी को अपने आप में से एमिट करेंगी। क्लियर, ओके पॉइंट। तो आपके पास यहाँ पे क्या आया, बेसिकली 3 फेलियर्स आए। कौन कौन से? सबसे पहला फेलियर आपके पास यही कि ये मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए काम करता है, माइक्रो के लिए काम नहीं करते हैं। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपने क्या किया, 2 लॉस का यूज किया विच आर वेरी वेल नोन। कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ बॉडी can never be determined accurately and simultaneously। क्लियर। तो हमारे पास सिंपल सी चीज़ क्या बोली हाइजेनबर्ग ने कि आप किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट पोजीशन और उसका मोमेंटम जो है वो एक साथ एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। उसके अंदर भी आपके पास क्या आएगी, कोई ना कोई गड़बड़ी आ जाएगी। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम ऐसा काम कर सकते हैं। तो बोला गया कि वो काम आपके पास फिर कौन करेगा, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज कर लेंगी बट माइक्रोस्कोपिक बॉडीज नहीं करेंगी। क्लियर, ओके पॉइंट। तो इसी चीज के अंदर अगर हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं तो हमारे पास क्या आया, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। प्लैंक्स रेडिएशन लॉ आपके पास क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्लैंक्स रेडिएशन लॉ हम लोगों ने ये बोला कि आपके पास जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं उनमें जो लाइट का या एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन होता है वो कभी भी कॉन्टिन्यूसली नहीं होता है, वो हमेशा डिस्क्रीटली होता है। डिस्क्रीट मतलब एक फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी जो है वो या तो एब्जॉर्ब होगी या फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होगी, एमिट होगी। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप कितनी भी एनर्जी उसको दे दो, चाहे आप उसको h न्यू दे दो, चाहे 3/2 h न्यू दे दो, चाहे 5/4 h न्यू दे दो, ऐसा नहीं होगा। या तो h न्यू होगी या 2h न्यू होगी या 3h
3h नहीं होगी या 4h नहीं के बराबर होगी, हमेशा वो डिस्क्रीटली होगी। और उस डिस्क्रीट एनर्जी के पैकेट को हमने क्या नाम दिया, फोटोन। और उस फोटोन की जो एनर्जी है वो कैसे दी जाती है, E इज इक्वल टू NH न्यू के बराबर। सो दीज आर द सम फेलियर्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, जो ये प्रूव करते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स इज ओनली एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक बॉडीज बट नॉट टू द माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। तो उन चीजों के लिए अब हमने क्या बोला कि हमें एक नई ब्रांच को क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस। तो उस नई ब्रांच को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, उसे प्लांक्स रेडिएशन लॉ के अकॉर्डिंग एक नाम दिया। और उसके अंदर हमने फिर नाम जो रखा वो मेन किसके ऊपर रखा, द पैकेट्स ऑफ एनर्जी के ऊपर। और पैकेट्स ऑफ एनर्जी को जनरली क्या वर्ड दिया जाता है, या तो फोटोन या जनरली वर्ड दिया जाता है क्वांटा, या जो जनरली आप लोग वर्ड देते हो दैट वन इज द क्वांटा। और इस क्वांटा के बेस्ड हमने क्या रखा, इस पूरी की पूरी ब्रांच का नाम विच इज कॉल्ड एज द क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर। सो मैं आपको सिंपली क्या बोलूँ यहाँ पे, दैट इज द वेलकम टू द क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, क्योंकि हमने क्लासिकल मैकेनिक्स को अब यहाँ पे क्या किया, पीछे छोड़ दिया, और हम लोग यहाँ पे अब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वेलकमिंग कर गए। ओके, तो अब इन चीज़ों को स्टडी करने के दौरान अब हमारे पास क्या है, कुछ फिनोमिनाज आते हैं जिनको हमें स्टडी करना है। और उनमें से आपके पास जो कुछ फेमस फिनोमिनाज हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बात करना शुरू करेंगे। क्लियर। सो बिफोर डिस्कसिंग दिस वी हैव टू क्लियर आवर बोर्ड। तो सबसे पहले हम लोग हमारे व्हाइट बोर्ड को क्लियर करते हैं ताकि हम लोग अपने उन टॉपिक्स के ऊपर मूव कर सकें। सो स्टूडेंट्स, अब हमने हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से जिन फिनोमिनास के बारे में बात करनी है, सबसे पहले उन फिनोमिनास के बारे में लिखते हैं। द वेरी फर्स्ट वी हैव टू स्टडी इज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड ब्लैक बॉडी। वी हैव टू स्टडी अ टॉपिक black body radiations and black body. After that we will move to our next topic which is called to be the Planck's radiation law. That second one is the Planck's radiation law, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हर चीज की एनर्जी की वैल्यू को फाइंड आउट करके बताएंगे। आफ्टर दिस टॉपिक वी हैव टू स्टडी अ वेरी वेल नोन टॉपिक विच इज कॉल्ड टू बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमें थर्ड टॉपिक जो इसके अंदर पढ़ते हैं आपके पास क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आफ्टर दैट आपके पास जो फोर्थ टॉपिक है वो क्या होगा, that is specific heat of solids. The specific heat of solids. And next एक बार जिसके ऊपर आकर के हम रुक जाएंगे वो टॉपिक आपके पास लास्ट क्या है, that is Compton effect. तो हमें क्या करना है, अब आपके पास चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए इन 5 तरह के टॉपिक्स के बारे में सबसे पहले बात करनी है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली में आपके पास है क्या और किस तरह से आपके पास काम करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं विच इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड ब्लैक बॉडी। क्लियर। So we will move to our next first topic, that is black body and the black body radiations. Clear? तो सबसे पहला काम देखो मेरा इसमें क्या होगा, मुझे इस ब्लैक बॉडी को डिफाइन करना है। क्लियर। अब जैसे कि आपके पास नाम से ही क्लियर है that the thing is black plus body means कि ऐसी बॉडी, that body
which is black, the body which is black or behaves like black। मतलब या तो ऐसी बॉडी जो खुद ब्लैक हो, या हमने क्या बोल दिया कि ऐसी बॉडी जो ब्लैक की तरह बिहेव करती हो। क्लियर। अब इस वर्ड लाइन का मतलब समझाता हूँ मैं क्या चीज़ है। तो हम लोग सिंपल सा बोलते हैं कि मान लो अगर मेरे पास कोई भी एक चीज़ है, लाइक मैंने बोल दिया कि मेरे पास एक कपड़ा है, अगर वो कपड़े जो है मेरे ब्लैक कलर के हैं, लाइक जैसे मैंने आज पहना हुआ है, अगर वो मेरे कपड़े जो हैं वो ब्लैक कलर के हैं, तो एक एडवाइस दी जाती है कि गर्मियों में ये ब्लैक कलर के कपड़े जो है हमें क्या करने चाहिए, अवॉइड। तो अब ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों कहा जाता है। जनरली आपके पास ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ब्लैक कलर जो होता है वो एनर्जी को या लाइट को बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब भी ऐसा करता है कि बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि इस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर गर्मियों में आप ब्लैक कपड़े पहन के निकलोगी तो सूरज की किरणें जैसे ही इसके ऊपर पड़ेगी, ये सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। और जैसे ही सनलाइट आपके पास एब्जॉर्ब होगी तो आपकी ये जो ब्लैक क्लॉथेस है वो क्या होने शुरू हो जाएंगे, गर्म। और अगर ये गर्म हो गए तो इसका मतलब आपको भी क्या लगेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि कभी भी समर के अंदर, गर्मियों में ये ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो इसी चीज को लेकर के हमने क्या किया, हमारी ब्लैक बॉडी को डिफाइन किया। तो हमने क्या बोला कि आपके पास एक ऐसी बॉडी या एक ऐसी वस्तु जो हर तरह के रेडिएशंस को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसी बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, कि आपके पास एक ऐसी बॉडी जो हर तरह की रेडिएशंस, हर तरह की विकिरणों को क्या कर लें, एब्जॉर्ब कर ले। उसे हम लोग नॉर्मली क्या नाम देंगे, ब्लैक बॉडी। मतलब आपके पास कोई भी एक ऐसी वस्तु, जरूरी नहीं है कि उसका रंग ब्लैक ही हो, बट कोई भी एक ऐसी वस्तु जो आपके पास लाइट को पूरी तरह से अवशोषित कर ले, पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले, दैट बॉडी इज कॉल्ड टू बी द ब्लैक बॉडी। क्लियर। हाँ, पर जनरली आपके पास क्या होता है कि किसी और कलर की जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। वो क्या करती हैं, जब भी उनके ऊपर प्रकाश डाला जाता है, जब भी उनके ऊपर लाइट डाली जाती है, तो वो कुछ लाइट को तो क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब, कुछ लाइट को वो क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट, कुछ लाइट को वो क्या कर देती है, ट्रांसमिट। तो आपके पास लाइट जो है वो एब्जॉर्ब जो है नहीं हो पाती। बट जो आपकी ब्लैक बॉडी है उसमें ये जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है ये बहुत ही ज़्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा होता है, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस बहुत ही कम होता है, एंड इसी तरह ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस होता है वो भी आपके पास क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि एब्जॉर्प्शन अगर उसमें बहुत ज़्यादा है, रिफ्लेक्शन बहुत कम है, ट्रांसमिशन बहुत कम है, तो आपके पास वो क्या करेगा, लाइट को ज़्यादातर एब्जॉर्ब ही करेगा। वो लाइट को कभी भी अपने आप में से रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिशन नहीं होने देगा। क्लियर। तो एक ऐसी बॉडी जो आपके पास ऑलमोस्ट हर तरह की रेडिएशन को क्या कर लें, एब्जॉर्ब, तो उन्हें क्या बोला जाता है आपके पास, ब्लैक बॉडी। अब सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे क्या बोली गई कि अगर मैं ब्लैक बॉडी को डिफाइन कर रहा हूँ तो मैंने सिंपल सा ये बोल दिया कि आपके पास एक ऐसी बॉडी है जो क्या करेगी, हर तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी। अब कोई भी चीज़ अगर लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी धीरे 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 जो है वो क्या होगा, बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे किसी भी चीज़ की एनर्जी बढ़ेगी तो उसके पास उस एनर्जी को संभाल के रखना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और जब कोई भी चीज़ अपने पास संभाल के रखनी मुश्किल हो जाती है तो वो आपके पास क्या है, बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। तो सिंपल सा यहाँ पर भी वही फंड है कि मैंने सिंपल सी एक बात बोली कि मैंने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स को मैंने पूरा ब्लैक कलर से पेंट कर दिया। जैसे मैंने उस बॉक्स को पूरा ब्लैक कलर से पेंट किया तो उसके बाद आपने क्या किया, उस बॉक्स को उठा के धूप में रख दिया।
जैसे ही आपने उस बॉक्स को उठा के धूप में रखा, तो धूप में रखते ही आप क्या देखते हो कि धीरे 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 उस बक्से का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी को क्या करना शुरू कर गया, एब्जॉर्ब। और जैसे जैसे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। आपने उसे 2 घंटे तक धूप में रखा। अब आप उस बॉक्स को टच करके देखिएगा कि वो पहले के मुकाबले में क्या हो चुका होगा, गर्म। क्लियर? अब आप एक सिंपल सा काम कीजिए, क्या कि आप उस बॉक्स को उठा के छांव में रख दीजिए। आपने जैसे ही उस बॉक्स को उठा के छांव में रखा, आप क्या देखते हो कि थोड़ी देर के बाद वो बॉक्स जो है वापस क्या होने लग गया, ठंडा होने लग गया। अब वो बॉक्स जो है वापस ठंडा क्यों हो रहा है? क्योंकि जितनी एनर्जी उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली थी, अब वो क्या करेगा, अब वो उसकी इतनी कैपेसिटी तो थी नहीं, वो तो धूप उसको जबरदस्ती क्या कर रही थी कि उसे एब्जॉर्ब करवा रही थी, परंतु उसकी खुद की कैपेसिटी नहीं थी। अब जैसे ही हमने उसको फ्री छोड़ा, हमने धूप के साए से उसको दूर निकाल दिया, तो आपके पास क्या हुआ कि उस ब्लैक बॉडी ने, जो भी ब्लैक कलर का बॉक्स था, उसने अपने आप में से एक्स्ट्रा अमाउंट की जो एनर्जी थी जिसे वो संभाल नहीं पा रहा था, उसे उसने बाहर निकालना शुरू कर दिया और थोड़ी देर के बाद वो क्या हो गया, ठंडा। क्लियर? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जब कभी भी आपके पास कोई भी ब्लैक बॉडी अपने आप में से एनर्जी को लूज करती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में लूज की जाए, अगर लाइट के फॉर्म में लूज की जाती है, तो आपके पास उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। कि आपके पास एक ऐसी रेडिएशन जो कहाँ से निकल रही है, ब्लैक बॉडी में से, उसे आप लोग सिंपली क्या नाम दोगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो मेरे पास एक सिंपल सी चीज़ है कि आप लोगों ने सिंपल सा बोला कि कोई भी एक ब्लैक कलर की चीज़ है, वो ब्लैक कलर की चीज़ नॉर्मली क्या करती है, हर तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करती है, ऑलमोस्ट पूरी तरह से। आपके पास कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो कार्य करती हो। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास एक ऐसी बॉडी है जो ऑलमोस्ट हर तरह की लाइट को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। और अगर वो ऑलमोस्ट हर तरह की लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है तो उसे हमने क्या नाम दे दिया, ब्लैक बॉडी। अब हमने बोला कि अगर वो ऑलमोस्ट हर तरह की लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है तो इतनी तो उसकी कैपेसिटी होती नहीं है। अब उसकी अगर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है तो थोड़ी देर के बाद वो क्या करेगा, अपने आप में से एनर्जी को बाहर निकालना शुरू कर देगा। अब एनर्जी को अपने आप में से बाहर निकालने के भी कई तरीके होते हैं। तो अगर वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में बाहर निकलती है और किससे निकल रही है, ब्लैक बॉडी से, तो फिर उसे हम क्या नाम दे देंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। मींस एक ऐसी रेडिएशंस जो कहां से निकल रही है, ब्लैक बॉडी में से। दोज आर कॉल्ड टू बी द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। क्लियर? तो हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज द रेडिएशंस एमिटेड आउट फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड एज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब देखो यहां पे एक सिंपल सा फंडा आता है। अब सिंपल सा फंडा क्या चीज है आपके पास, कि मेरे पास मैंने एक क्या किया, ब्लैक कलर का कोई बॉक्स ले लिया, उसके ऊपर मैंने लाइट फॉल करवाई। अब आप क्या देखते हो कि जब आप उसके ऊपर लाइट को फॉल करवाते हो, मान लो मैं इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये जो मेरे पास एक बॉक्स है, दिस इज अ ब्लैक बॉडी। क्लियर? अगर ये ब्लैक बॉडी है तो मैंने क्या बोला कि मैंने इसके ऊपर बहुत सारी लाइट डाली, 3 4 5 6 7, मैंने 7 लाइनों से रिप्रेजेंट कर दिया कि आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, लाइट फॉल करवा रहे हो या एनर्जी फॉल करवा रहे हो। अब आपके पास क्या होगा, ये पहली गई, पहली इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई, दूसरी गई, दूसरी इसमें एब्जॉर्ब हो गई, तीसरी गई, तीसरी इसमें एब्जॉर्ब हो गई, चौथी जैसे इसके साथ टकराई वो वापस आ गई। क्लियर? पांचवी जैसे इसके अंदर गई जमा हो गई, छठी इसमें गई, जैसे ही वो एब्जॉर्ब हो गई, सातवीं जो है वो इसे पार करके बाहर निकल गई। कुछ ऐसा हुआ आपके पास। तो आप क्या देख रहे हो कि आपके पास टोटल मैंने 7 लाइनें रिप्रेजेंट की थी लाइट की, जिनमें से 5 लाइंस जो है वो तो क्या हो गई, एब्जॉर्ब, 5 लाइंस जो है वो तो क्या हो गई, एब्जॉर्ब। अब उसके बाद जो एक लाइन थी वो आपके पास क्या हो गई, रिफ्लेक्ट, और इसके बाद बची हुई एक और लाइन जो थी वो क्या हो गई आपके पास, ट्रांसमिट।
तो हम लोग यही चीज तो बोल रहे हैं कि आपके पास कोई भी एक ब्लैक बॉडी जो अभी तक आप लोग ले रहे हो वो ऑलमोस्ट हर तरह की लाइट को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, बट पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि आपके पास जब कभी भी एक ब्लैक बॉडी को डिफाइन किया जाता है तो उसमें हमेशा ये बोला जाता है कि अ ब्लैक बॉडी इज दैट बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशंस आर कॉल्ड टू बी ब्लैक बॉडी। क्लियर? बट कभी भी वो 100% एब्जॉर्प्शन शो नहीं करता। तो हम लोग ने क्या किया, अलग अलग तरह की ब्लैक बॉडीज के ऊपर काम करना शुरू किया, और हमने जब अलग अलग तरह की ब्लैक बॉडीज पे काम करना शुरू किया तो हम लोग क्या देखते हैं कि आपके पास ऐसा कभी भी आपको नहीं मिला कि आपके पास कोई भी बॉडी 100% लाइट को क्या कर सकती हो, एब्जॉर्ब। तो इन चीज़ों के ऊपर फिर हमने क्या किया, हमारा काम करना शुरू किया कि आपके पास क्या एक्चुअल में ऐसी कोई बॉडी मिलेगी जो 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। तो इस काम को करने के लिए हम लोगों ने अलग अलग वस्तुओं के ऊपर क्या किया, अलग अलग बॉडीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। और हम लोग एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे तो उसमें हमें हर बार यही देखने को मिला कि कोई भी ब्लैक बॉडी जो है आपके पास हर तरह की लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करने में क्या है, असक्षम है या इनकैपेबल है। क्लियर? तो अब यहाँ पर आपके पास एक फेरी नाम के साइंटिस्ट आते हैं। अब फेरी नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैंने एक वस्तु बनाई है। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज फेरी, FERY। फेरी नाम के साइंटिस्ट ने क्या बोला कि मैंने अब एक वस्तु बनाई है और वो वस्तु जो है वो आपके पास लगभग हर तरह की रेडिएशन को, लगभग नहीं पूरी तरह से हर तरह के रेडिएशन को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अब इस चीज़ को सुन के साइंटिस्ट के दिमाग में क्यूरियोसिटी आ गई, उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी आ गई कि अब हमें ये फेरी की दी हुई वस्तु को चेक करना है कि क्या ये वाकई में हर तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा या इसका भी दावा जो है वो झूठा है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए उन्होंने बोला कि आप अपनी वस्तु दिखाओ जिसके बारे में आप लोग बोल रहे हो। तो फेरी ने बोला कि मेरी जो वस्तु है वो क्या है, एक गोलाकार वस्तु है, एक सर्कुलर या एक स्फेरिकल है। देयर इज अ स्फीयर, और ये स्फीयर भी आपके पास कैसा है, होलो स्फीयर है, मतलब अंदर से ये क्या है आपके पास पूरी तरह से खाली। क्लियर? थर्ड चीज, सेकंड इसने क्या कंसीडर किया कि ये जो होलो स्फीयर है इसे अंदर से हमने क्या किया है, ब्लैक, इनसाइड इसके ऊपर क्या किया हुआ है, ब्लैक पेंट। हमने अगर इसे अंदर से ब्लैक किया हुआ है तो मैंने क्या किया, इसे अंदर से ब्लैक कर दिया। हमने इसे अंदर से क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। भाई तू बोलता जा, जैसे जैसे है हम करते जाएंगे, बस हमें ये प्रूव करके बता दो कि आपके पास ये लाइट एब्जॉर्ब होती है या नहीं होती है, क्योंकि हम तो भाई साहब ऐसी वस्तु को नहीं ढूंढ पाए जो आपके पास पूरी तरह से लाइट को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। क्लियर? तो इसके अनुसार हमने क्या किया, एक खाली स्फीयर लिया, उसको अंदर से हमने ब्लैक पेंट कर दिया। अब इसने क्या बोला कि इसके अंदर लाइट को जाने के लिए बिल्कुल एक छोटा सा होल रखो, अ वेरी स्मॉल होल। तो हमने इसको क्या नाम दिया, अ फाइन होल। फाइन होल मीन्स एक ऐसा होल जिसका साइज क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। क्लियर? ताकि इसमें से सिर्फ और सिर्फ लाइट जो है वो एंटर कर सके। क्लियर? इतनी चीजें उसने बोली। अब हमने क्या बोला कि चलो अब इसके अंदर लाइट को एंटर करवाते हैं। हमने जैसे ही इसके अंदर लाइट या रेडिएशंस को डाला तो हम लोग क्या देखते हैं कि लाइट अंदर जाती है जाती है जाती है, यहाँ पे आके आपके पास लाइट जो है वो टकराती है। जैसी लाइट यहाँ पे आकर टकराई तो इस ब्लैक कलर की बॉडी ने क्या किया, कुछ हिस्सा तो जो है उसे एब्जॉर्ब कर लिया। सम पार्ट ऑफ इट गेट एब्जॉर्ब। कुछ पार्ट तो इसका जो है वो ब्लैक कलर की वजह से क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। बट अगेन वही बाकी चीजों की तरह थोड़ी बहुत लाइट जो है वो इसने क्या कर दी, रिफ्लेक्ट कर दी, और रिफ्लेक्ट होके लाइट क्या आ गई बाहर। अब साइंटिस्ट ने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया। भाई
क्या कि तू तो कह रहा था ये मेरी जो चीज़ है ये पूरी तरह से लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी, बट हमने तो लाइट को डाला भाई, हमारे वाले तरीके से काम हुआ। लाइट अंदर गई, अंदर जाके जितना ब्लैक कलर उस लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता था उसने किया, जो थोड़ी बहुत लाइट उसकी बची थी वो उसने क्या कर दिया, आपके पास रिफ्लेक्ट कर दी। क्लियर? तो आपके पास सिंपल सी चीज़ ये आ गई कि जो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे वही तो तूने किया, तूने ऐसा क्या नया कर दिया। तो अब यहाँ पे फेरी को हो गया कि यहाँ तो हो गई बेइज्जती भाई। तो इस चीज़ को करते हैं अब करेक्ट। अब इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए उसने थोड़ा सा क्या लगाया, दिमाग। और उसने दिमाग लगाने के बाद क्या किया, वो कहता कि नहीं, इसके अंदर हम लोग एक चेंज और लेके आएंगे, तब जाके आपके पास क्या कहा जाएगा, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो लाइट को 100% क्या करेगी, एब्जॉर्ब और अपने आप में से एमिट नहीं होने देगी। क्लियर? तो हमने क्या किया, जैसे ही लाइट को एंटर करवाया, इसने बोला कि ये जहाँ पे ये जो हमने होल बनाया है इसके बिल्कुल सामने आप क्या करो, एक हीप बना दो। एक हीप का मतलब एक पहाड़ी नुमा संरचना बना दो। क्लियर? और इस पहाड़ी को भी क्या कर दो, ब्लैक कर दो। अब आप ये एक्सपेरिमेंट करो। अब जब इस एक्सपेरिमेंट को किया तो आपके पास सिंपल सी चीज देखो क्या है कि हमने लाइट को डाला, लाइट अंदर गई, यहां पर जाकर टकराई। अगेन अब जितना लाइट ये एब्जॉर्ब कर सकता था इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। तो हमने क्या लिखा, सम पार्ट ऑफ लाइट गेट एब्जॉर्ब। लाइट का जो काफ़ी हिस्सा है वो आपके पास क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। और जैसे ही आपने ये चीज़ बोली कि आपके पास लाइट का काफ़ी हिस्सा जो एब्जॉर्ब हो गया, तो बाकी का हिस्सा आपके पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। एंड रेस्ट ऑफ इट बाहर लिखते हैं, एंड रेस्ट ऑफ इट गेट रिफ्लेक्टेड। जो बाकी बचा हिस्सा है वो क्या हो गया, आपके पास रिफ्लेक्ट हो गया। तो जैसे ही रिफ्लेक्ट हुआ तो ये किसी दूसरे एंगल के ऊपर जाके टकराया। जैसे ही ये जाके टकराया तो यहाँ पर जाके भी इसने क्या किया, जितना एब्जॉर्प्शन कर सकता था उतना एब्जॉर्प्शन किया। फिर जो थोड़ा बहुत हिस्सा बच गया वो दोबारा से जाके क्या करेगा, रिफ्लेक्ट। अब दोबारा से वो जाके रिफ्लेक्ट करेगा तो जहाँ पे ये टकराएगा वहाँ पे जाके फिर उसका बहुत सा हिस्सा तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब। बहुत कम हिस्सा बचा हुआ क्या हो जाएगा, वापस रिफ्लेक्ट। वापस से जैसे वो रिफ्लेक्ट हुआ तो आपके पास क्या होगा, अगेन ये कहीं पे जाके टकराएगा। अब अगेन ये कहीं पे जाके टकराएगा तो आपके पास वहाँ पर इसका अगेन काफ़ी सारा हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर ये वापस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। तो इसके अंदर ये रिफ्लेक्शन जो है वो बार बार चलती रहेंगी। और ये रिफ्लेक्शंस कब तक चलेंगी, जब तक आपके पास ये लाइट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर लेता। क्यों? क्योंकि अब आपके पास देखो ये अपने रास्ते से भटक गया और ये होल इतना छोटा है कि अब लाइट इसमें से बाहर वापस नहीं जा सकती। तो ये अंदर ही अंदर क्या करेगी, बार बार लाइट जो है वो टकराती रहेगी। और अगर लाइट जो है बार बार अंदर ही अंदर टकराती रहेगी तो हर टकराव के ऊपर इसका बहुत सा हिस्सा तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब, और बहुत कम हिस्सा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। फिर अगला हिस्सा जो रिफ्लेक्ट हुआ है उसका बहुत सा हिस्सा जो वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब, और उसका फिर बहुत छोटा सा हिस्सा जो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। और ऐसे बार बार रिफ्लेक्शन की वजह से आपके पास क्या होगा, लाइट एट द एंड क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्लियर? और आपके पास कुछ भी लाइट का हिस्सा बाहर नहीं निकलेगा। और यहां पर आपके पास फेरी जो है वो जीत गया। लाइक उसने बोला कि अब इसमें से लाइट कोई भी बाहर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये जो मेरा चक्र है या व्हील है ये एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल है। तो यहां पे फिर हमने क्या बोला गया कि आपके पास जो ये फेरिस व्हील है, द फेरिस व्हील को हमने क्या नाम दिया, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मतलब एक ऐसी ब्लैक बॉडी जो लाइट को क्या कर रही है, आपके पास 100% एब्जॉर्ब, बिल्कुल भी हिस्सा इसका ना तो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना ही इसका बिल्कुल भी हिस्सा ट्रांसमिट हो रहा है। क्लियर? ओके चीज। तो हमारे पास यहाँ पे हमने आज सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स,
या क्वांटम मैकेनिक्स क्या चीज़ है, फिर हमने पढ़ा कि इसकी एक्चुअली में ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो इसकी ज़रूरत के लिए हम लोग कहाँ गए कि हमने बोला कभी भी कोई भी चीज़ को जब देखते हैं तो उसको देख के हमारे माइंड में क्यूरियोसिटी आती है कि आपके पास उसका मोशन कैसा है, उसकी एनर्जी कैसी है। तो इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो वेल नोन लॉज थे, कौन कौन से, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। बट ये दोनों जो थ्योरीज थी इन्होंने मिलकर क्या बनाया, एक क्लासिकल मैकेनिक्स की ब्रांच। अब ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स था आपके पास, इसके कुछ फेलियर थे कि ये मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ी चीज़ों पर तो अप्लाई हो सकती है, बट माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटी चीज़ों पर अप्लाई नहीं हो सकती। तो इन चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास दो एग्जांपल्स आई। एक हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपके पास क्या था कि आप किसी भी माइक्रोस्कोपिक या छोटी वस्तु के लिए उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों एक साथ जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, और अगर आप एक साथ कैलकुलेट करने जाओगे तो उनके अंदर क्या आ जाएगा, एरर। या अगर एक एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया तो दूसरे में एरर आ जाएगा, या दूसरा एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया तो पहले में एरर आ जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब आपके पास कभी भी दो चीज़ों की पोजीशन और मोमेंटम, किसी भी एक चीज़ की पोजीशन और मोमेंटम जो है वो एक साथ सही कैलकुलेट नहीं की जा सकती, बट क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये किया जा सकता था। तो यहाँ पे हमने बोला कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर ये सब किया जा सकता है तो वो मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए तो किया जा सकता है, बट माइक्रो के लिए वो नहीं किया जा सकता। सेकेंड थिंग आपके पास इन्होंने क्या बोली, दैट इज द प्लांक्स रेडिएशन लॉ। प्लांक्स रेडिएशन लॉ आपके पास क्या बोलता था कि एनर्जी जो है वो आपके पास जब कभी भी एब्जॉर्ब या एमिट होगी तो वो हमेशा पैकेट्स की फॉर्म में होगी, और अगर वो हमेशा पैकेट्स की फॉर्म में होगी तो वो कॉन्टिन्यूसली नहीं हो सकती। बट क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोलते हैं, एनर्जी तो कॉन्टिन्यूसली होती है। फिर यहाँ पर वही बात आई कि मैक्रो के अंदर होता होगा, पर हमारे घरों में ऐसा नहीं होता। हमारे माइक्रोस्कोपिक बॉडीज जो है वो ये चीज़ें नहीं करती हैं। क्लियर? तो यहाँ से हमने इन दोनों चीज़ों के अकॉर्डिंग ये बोला कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक पे तो काम कर सकती है, बट माइक्रोस्कोपिक के ऊपर इसका काम करना इजी नहीं है। क्लियर? तो उन चीज़ों को समझने के लिए फिर हमने कुछ फिनोमिनास को निकाला, जिसमें आपके पास सबसे पहला फिनोमिना क्या आया, ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो आपके पास ब्लैक बॉडी क्या है, एक ऐसी बॉडी जो ऑलमोस्ट हर तरह की रेडिएशन को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब। उसे हम लोग क्या नाम देते हैं आपके पास, ब्लैक बॉडी का। और इसी तरह से जब उस ब्लैक बॉडी ने रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो अपने आप में से जब उन रेडिएशंस को बाहर निकालेगा तो उन रेडिएशंस को क्या बोला जाएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, क्योंकि वो रेडिएशंस एक ब्लैक बॉडी में से बाहर निकल रही हैं। क्लियर? ओके चीज। और फिर हमने बात की कि कभी भी आपके पास एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो है वो नहीं होती। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज हो वो कभी भी 100% लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता। बट फेरी नाम के साइंटिस्ट ने अपना एक फेरिस व्हील दिया, जिसको उसने क्या प्रूव करके दिखाया, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो आज के टॉपिक में हमारा इतना था। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच एंड पढ़ते रहिए कॉन्टिन्यूसली।